शाम के चोरों गुनाहों से तौबा कर लो, सजा और बेड़ियां तुम्हारे गुनाहों का कुफारा बन जाएंगी। अगर तुम्हारे ख्याल में शर फसाद से ही तुम्हारी इस्लाह हो सकती है तो अब मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन तुम्हारे फसाद का बदला देने आ गए हैं। शाम के चोरों बाज आ जाओ, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ। तुम पैगंबर के इस हमनाम्स यूसुफ से बच कर रहना जो अकल और हुस्न का मालिक है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो औरतों के हाथ कटा करते थे, ये मर्दों के हाथ काटा करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र और आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्टोरियन। दोस्तों, हिलाल और सलीब के चौथे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इमादुद्दीन ज़ंगी ने बालबक को फतह कर लिया था, अब इस वीडियो में उससे आगे आपको बताया जाएगा। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़ंगी अपने हिस्से का काम अंजाम दे चुका था। इस्लामी दुनिया पर नसरानियों की मजीद जारियत का रास्ता बंद करके इसने मुसलमानों को आगे बढ़कर हमला करने की हैयत में लाकर खड़ा कर दिया था। 60 साल के थके मांदे जिस्म को अब आराम की जरूरत थी, फिर भी राहत तो आराम का लफ्ज इसके लिए अजनबी था। नसरानियों को एक शदीद दचका पहुंचाने के बाद वो अंदरूनी मुहिम्मात की तरफ मतवज्जे हो गया। 5 रबीउल सानी 541 हिजरी बामुताबिक 13 सितंबर 1146 ईस्वी की शाम वो अबर के किले का मुहासरा किए हुए था कि अचानक चंद गद्दार गुलामों ने इसके खेमे में दाखिल होकर उसे शहीद कर दिया। ज़ंगी की शहादत ने मुसलमानों को जिस कदर बेचैन किया, ईसाई इतने ही खुश हुए। मच्चाड़ के बकौल इसकी मौत की खबर से नसरानियों ने अपनी शिकस्तों का गम दूर किया और इस कदर खुशी का इजहार किया गोया मुसलमानों की सारी ताकत यकबारगी ज़मीन बोस हो गई है। इमादुद्दीन ज़ंगी बहुत बड़ा बहादुर, शरीफ और जंगजू इंसान था। इसकी हैबत का ये आलम था कि वो एक दिन एक सिपाही अपनी जिम्मेदारी से गाफिल होकर सो गया। आंख खुली तो ज़ंगी को सर पर खड़े पाया। जो ही इसकी निगाहें इस शेर नर से चार हुई, खौफ के मारे वहीं दम तोड़ गया। ज़ंगी जो एक मामूली सिपाही था, अपनी औलाद के लिए एक वसी मुल्क छोड़ गया था। इसने मुसलमानों के लिए अल कुद्स की आज़ादी की राह हमवार की थी। इमादुद्दीन ज़ंगी की मौत की खबर ने बालबक के दरो दीवार भी हिला डाले। नजमुद्दीन अयूब इसके वाकब से बेखबर न था। अपने अंदाजे के ऐन मुताबिक इसने देखा कि अताबक ज़ंगी की सल्तनत फौरन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अलब समेत शाम के सूबे इसके छोटे बेटे नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी के पास आ गए, जबकि मूसल में इसका बड़ा बेटा सैफुद्दीन गाजी मुस्तकिल हुकूमत का दावेदार बन गया। इन दोनों में इक़्तिदार की कशमकश के दौरान मौका पाकर दमश्क के हुक्मरान ने बालबक का मुहासरा कर लिया। नजमुद्दीन ने अपने आकाजादों से कमक तलब की, मगर कोई जवाब न मिला। नजमुद्दीन अयूब को अताबक ज़ंगी की मौत का शदीद मिलाल था, सो इसके बेटों में तकसीम शुदा सल्तनत से इसका कोई खास लगाव न था। वो ये भी जानता था कि बालबक के लिए किसी कमक का इंतजार बेसौद है, लेकिन क्योंकि अताबक ज़ंगी के जानशीनों को बहम मुहाजा रई से कतन फुर्सत नहीं थी, चनाचे इसने मुसलमानों को कुश्त खून से बचाने की खातर बालबक हाकम दमश्क के हवाले कर दिया और इसके बदले इसने दमश्क में एक मकान और नवाही शहर में 10 देहातों की जागीर हासिल कर ली। मगर इसके साथ साथ इसने अपने भाई शेर को ज़ंगी खानवादे से वाबस्ता रखना पसंद किया। ज़ंगी के जानशीनों में नूरुद्दीन ज़ंगी यकीनन अपनी जहानत, शजाअत और दीनदारी के लिए बाइसे काबिल तरजीह था। चनाचे शेर को हलब में नूरुद्दीन ज़ंगी के दरबार से मुंसलिक हो गया। यहाँ से अपनी जंगजुयाना सलाहियतों के इजहार का खूब मौका मिला और वो असदुद्दीन के लकब से मशहूर हो गया। वो खुशकिस्मत था कि इसे नूरुद्दीन ज़ंगी जैसा बुलंद और हौसला कायद नसीब हुआ था, जो मर्दम शनास भी था और बहादुरों का कदरदान भी था। नूरुद्दीन सचमुच मुजाहिद फी सबीलिल्लाह था। 541 हिजरी मुताबिक 1146 ईस्वी में अपने बाप के कत्ल के बाद से लेकर अपनी मौत तक वो मुसलसल नसरानियों से मरक्कों में मशगूल रहा। सबसे पहले उसे रोहा की बाजियाबी के लिए जाना पड़ा। हुआ ये था कि रोहा के साबिक हाकम काउंट जोसलैन दोयम ने इमादुद्दीन ज़ंगी के मौत के बाद मौका पाकर मकामी अरमीनी बादशिनों को, जो कि मजहबन ईसाई थे, मुसलमानों के खिलाफ बगावत पर आमादा कर लिया। इनसे गठ जोड़ करके वो बाकायदा फौज के साथ रोहा पर हमला आमर हुआ और नवंबर 1146 ईस्वी में बड़ी आसानी से शहर पर काबिज हो गया। ताहम शहर के मुसलमान किलों में मस्तूर हो गए, जिससे जोसलीन फतह न कर सका। नूरुद्दीन ने यह इतला पाते ही अलब से रोहा की तरफ पेशकदमी की और शहर का मुहासरा कर लिया। इस तरह जोसलीन की फौज किले के मुसलमानों और नूरुद्दीन के सिपाहियों के दरमियान महसूर हो गई। एक रात नसरानियों ने जान बचाने के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, मगर किले की फौज ने ताक़ुब किया और नूरुद्दीन के लश्कर ने भी सामने से घेर घेर कर मारा। काउंट जोसलीन जान बचाकर निकल भागने में कामयाब हो गया। रोहा शहर पर कब्जा के बाद इस पूरी रियासत का बचा कुचा इलाका कुछ नूरुद्दीन ने फतह कर लिया और कुछ पर मसऊर बिन कल्ज अरसलान ने कब्जा कर जमा लिया। इस तरह रोहा, जो शाम में सलीबियों से पहली और सबसे बड़ी रियासत थी, तकरीबन पूरी की पूरी नसरानियों के हाथों से निकल गई। रोहा की खुशी इस वक्त दोबाला हो गई जब नूरुद्दीन के भाई सैफुद्दीन शगाजी ने शाम आकर इससे मुलाकात की और इसे गले लगाकर नसरानियों के खिलाफ मुत्तहिद रहने का ऐलान किया।
मगर जल्द ही नूरुद्दीन जंगी को एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। शाम के ईसाई पादरी यूरोप पहुंचकर पोप को मुसलमानों की इन फतवात की दास्तान सुना चुके थे। यूरोप में इन खबरों से एक आग सी लग चुकी थी। मच्चार्ड लिखता है, नसरानियों की सफारत का बयान सुनकर पोप के आंसू निकल आए। रोहा की मुसीबतों और यरूशलेम पर आने वाले खतरात के एहसास ने सब में रंज और डर पैदा कर दिया। तमाम यूरोप में खौफ और दहशत की पुकार मच गई। पहली सलीबी जंग की तरह इस बार भी लोगों को भड़काना मुश्किल साबित ना हुआ। एक पादरी सेनेट बर्नार्ड इस इश्तियाल अंगेजी में पेश था। 1146 ईस्वी में फ्रांस के शहर वेल्जली के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें सेनेट बर्नार्ड की जोशीली तकरीर ने कोहराम मचा दिया। शाह फ्रांस लुई हफ्तम ने खुद सेनेट बर्नार्ड के हाथ से सलीबे मुकद्दस ली। लोगों के बेपनाह हजूम की वजह से इसे किले से निकलकर मैदान में आना पड़ा। एक चौबी मीनार पर चढ़कर इसने सलीब सीने से लगाकर सबको दिखाई और मजमे को जोश से बेहाल कर दिया। अब बर्नार्ड ने जर्मनी का रुख किया। यहाँ के बादशाह नराड सालिस ने इस मुहिम में कोई दिलचस्पी न ली, मगर बर्नार्ड ने कोशिश जारी रखी और एक दिन इसके सामने मुसलमानों के मजालिम की इतनी दर्दनाक मंजरकशी की कि बादशाह बेख्तियार रोने लगा और सेनेट के हाथ से सलीब लेकर फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। यूं फ्रांस में दूसरी सलीबी जंग की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। अनगिनत लोग सलीबी जंग के लिए रवाना होने लगे। मच्चार्ड लिखता है, देहात वीरान और किले खाली हो गए, सिवाय यतीमों और बेवाओं के कोई बाकी ना रहा। 542 हिजरी मुताबिक 1147 ईस्वी में 4 लाख फ्रांसीसी सिपाही शाह फ्रांस लुई हफ्तम की क़ियादत में यूरोप से एशियाई कोचक पहुंचे और शाम की तरफ बढ़ने लगे। शाम की सरहद तक पहुंचते पहुंचते उनकी अफवाज को कूनिया के सल्जूकी तुर्कों ने बुरी तरह पामाल किया। मौसम की सख्तियों ने भी इन्हें तबाह किया। जब ये फौज अंताकिया पहुंची तो 1 लाख यानी सिर्फ 1/4 रह गई थी। इधर शाह जर्मनी को निराड सालस कुस्तुनतुनिया से बहरी रास्ता अख्तियार करके शाम के सहेली शहर अक्का पहुंच गया। ये दोनों बादशाह यरूशलेम में आकर इकट्ठे हुए और रास्ते के मसाइब पर एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। शाहाने यूरोप ने यशा यरूशलेम बाल्डवन सानी के साथ मशवरा करके सबसे पहले दमश्क को फतह करने का फैसला किया। दमश्क के उमरा का नसरानियों से सुलह का मुआहदा था, मगर सलेबी लश्कर ने इसका कोई लिहाज नहीं किया। शहर की फसील जो मिट्टी की थी गुज़श्ता सलेबी हमलों से खासी शिकस्ता हो रही थी, ताहम शहर के बागों की गुंजानी ने इसे एक तरफ से महफूज बना रखा था। बहरहाल सलेबी लश्कर ने दमश्क का सख्ती से मुआसरा कर लिया। दमश्क के सालारों में नजमुद्दीन अय्यूब भी शामिल था, जिसने निहायत पामर्दी से शहर का दिफा किया। उमराई शहर ने भी बड़े तदब्बुर का मुजाहिरा किया। दमश्क के नायब हाकम मोइनुद्दीन अंज ने मदद के लिए सैफुद्दीन गाजी को बुलवा लिया, जो हलब से नूरुद्दीन जंगी के साथ लेता हुआ हमस पहुंचा और सलेबी अफवाज से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। सलेबी हुक्मरान हुमराए शाम के इत्तेहाद, मकामी फौज की जबरदस्त मुजाहमत और हाकिम दमश्क की सियासी चालों से कुछ ऐसा सटपटाए कि दमश्क से वापस जाते हुए उन्होंने खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के बेमसदाक अस्कलान का मुआसरा करने की भी मंसूबाबंदी की, मगर आखिर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाना पड़ा। मच्चार्ड लिखता है, इस मुहासरे का काबिल जिक्र पहलू ये है कि अयूब जो खानदानी अयूबिया का सरदार था, दमश्क की फौज का सालार था, इसके साथ इसका लड़का सलाहुद्दीन भी था, जो एक दिन नसरानियों पर इस तरह गालिब आने वाला था कि यरूशलेम का मालिक हो जाए। सलीबी जंगजुओं की वापसी के बाद नूरुद्दीन जंगी की यलगार रुकने में न आई। मुहर्रम 545 हिजरी मुताबिक मई 1150 ईस्वी में इसने हलब के शिमाल में काउंट जोसलेम के दूसरे अहम किले अज़ाज को भी फतह कर लिया। इस मुहिम में जोसलीन खुद भी गिरफ्तार हुआ और 9 साल कैद में रहने के बाद जेल में ही मरा। यही जोसलीन था जिसने नूरुद्दीन जंगी के एक अमीर को गिरफ्तार करके इसकी ज़रा कोनिया सल्जूकी बादशाह मसऊद बिन कलज अरसलान को भेजकर कहा था, अनकरीब नूरुद्दीन जंगी को भी गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। नूरुद्दीन ने इसकी लंतरानी का अमली जवाब दे दिया था। नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा यूसुफ जो 14 वर्ष का हो चुका था, इसने दमश्क पर अक़वाम यूरोप की इस यलगार को अपनी आंखों से देखा था और मुहासरे की सख्तियां बर्दाश्त की थी। दमश्क जो कि आलमी इस्लाम के कदीम आलमी मराकज़ में से एक था, बिलाशुबा इस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन मकाम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ अपना लड़कपन किस तरह गुजारा, तारीख इस बारे में खामोश है। दरहकीकत इस वक्त कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था कि ये आम सा सिपाही ज़्यादा आगे चलकर कितना बड़ा इंसान साबित होगा। बहर सूरत ये बात यकीनी है कि सलाहुद्दीन ने ये दिन फ़कत खेलने कूदने में नहीं गुजारे। इसकी जवानी में ज़ाहिर होने वाले हैरानकुन कमालात इस बात के गवाह हैं कि वो इल्म दोस्त इंसान था। मरवजा इल्म फ़नून और शेर व अदब का अच्छा ज़ौक़ रखता था। कुरान मजीद से इसे ख़ास शगफ़ था। इसे तफसीर व हदीस की किताबों और इस्लामी तारीख़ के औराक खंगालने का भी शौक़ था। इन खूबियों के साथ साथ इसकी हरबी तरबियत बेमिसाल थी। यकीनन इससे अपने वक्त के चीदा उस्ताद मिले थे, जिन्होंने एक संजीदा और बुरदबार लड़के को बहुत कम वक्त में कामिल सिपाही के रूप में डाल दिया। इन तमाम बातों से बढ़कर इसमें इस्लामी गैरत व हमीयत का वो मादा
पुख्ता हो चुका था जो इसे अपने बाप से विरसे में मिला था। इसके बाद में ज़हद व तकवा में जो मकाम हासिल हुआ था, इसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि इसे दमश्क के औलिया, सूफिया और मशाइख की मजालिस में बैठने का भी मौका मिला होगा। ये वो औसाफ थे जो सलाहुद्दीन को 20 बरस बाद इस्लामी तारीख का मायानाज, जर्नैल, मिसाली हुक्मरान और बेनज़ीर फातह बनाने में मुआवन साबित हुए। दूसरी सलेबी जंग के चंद सालों बाद नजमुद्दीन अय्यूब अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दमश्क की फौज का सिपा सालार बन चुका था, जबकि इसका भाई शेर को नूरुद्दीन जंगी की फौज में बुलंद मकाम हासिल कर चुका था। नूरुद्दीन जंगी अपने बाप के अधूरे काम की तकमील में मसरूफ था। इसने कई बड़े दुश्मनों की सरकोबी की थी, मगर बाप की एक अधूरी मुहिम को अब तक पूरा नहीं कर पाया था। यह दमश्क पर कब्जे का ख्वाब था जिसे पूरा किए बगैर अल-कुद्स की बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन थी। मूसल में नूरुद्दीन जंगी का भाई सैफुद्दीन गाजी 544 हिजरी के मुताबिक 1150 ईस्वी में वफात पा गया और इसकी जगह कुतुबुद्दीन मौदूद बरेसर इक़्तिदार हुआ। नूरुद्दीन और मौदूद में कुछ दिनों तक सियासी चपकलश चली थी, मगर अब दोनों के तलकात बेहतर हो गए थे, लिहाजा नूरुद्दीन को दमश्क पर कब्जे का इससे बेहतर कोई और मौका नहीं मिल सकता था। इसका बेहतरीन सालार शेर को, जिसे इसने हमस और रोहबा जैसे इलाके बतौर जागीर बख्श दिए थे, दमश्क को आसानी से फतह कर सकता था, क्योंकि दमश्क का सालार इसका बड़ा भाई नजमुद्दीन था। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों से वाबस्ता होने के बावजूद उम्मत के मफाद के लिए हम फिक्र थे। दमश्क की हुकूमत उन दिनों इतनी कमजोर थी कि ईसाई किसी भी वक्त इस पर कब्जा कर सकते थे। अगरचे ज़ाब्ते के तौर पर दमश्क के हाकिम ने अपने बचाव के लिए फरंगियों से सुलह कर रखी थी, मगर इसके बावजूद आसपास के इलाकों पर इनकी लूट मार का सिलसिला जारी था। अगर नजमुद्दीन अय्यूब जैसा बेदार सालार ना होता तो फरंगी इन तमाम इलाकों को ताराज कर डालते, मगर नजमुद्दीन नहायत होशियारी से दमश्क, बालबक और दीगर मुहल्लिका आबादियों की मदाफत करता रहा। 546 हिजरी के मुताबिक 1151 ईस्वी के मौसम सरमा में जबकि वो बालबक में था, इसे फरंगियों की ऐसी लूट मार की इत्तला मिली। इसने बड़े बेटे शमसुल दौला तोरान शाह को भेजकर इन जालिमों से मुसलमान कैदियों को आजाद कराया। अपने दूसरे बेटे सलाहुद्दीन यूसुफ को इसने इसी साल शेरको के पास हलब भेजकर सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार से वाबस्ता कर दिया था। ये सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन के ताल्लुकात का नुक्ताए आगाज था। नजमुद्दीन के खानदान से इन ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए सफर 549 हिजरी के मुताबिक अप्रैल 1154 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी ने दमश्क का मुहसरा कर लिया। हाकिम दमश्क मजीरुद्दीन में मजामत की ताकत नहीं रही थी। इसका नायब मोइन जो निहायत होशियारी से निजाम हुकूमत चलाता रहा था, 5 साल पहले फौत हो चुका था। नूरुद्दीन ने शेरको के जरिए नजमुद्दीन अय्यूब से मुज़ाकरात किए। दोनों भाई इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुसलमानों के वसी तरह मुफाद में दमश्क को नूरुद्दीन जंगी के हवाले कर देना बेहतर है। चनाचे चंद दिनों के अंदर दमश्क पर नूरुद्दीन जंगी का कब्जा मुकम्मल हो गया। दमश्क पर नूरुद्दीन जंगी का कब्जा इसलिए भी जरूरी था कि मिस्र और शाम के दरमियान अहम तरीन मोर्चा अस्कलान सिर्फ 1 बरस पहले नसरानियों के कब्जे में आ चुका था और गिरदोनवाह के तमाम इस्लामी शहर बिल्कुल गैर महफूज थे, मगर अब दमश्क में नूरुद्दीन के होते हुए वो आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। नूरुद्दीन जंगी के दमश्क पर कब्जे के बाद दरबारी जंगी में नजमुद्दीन अय्यूब का मर्तबा अपने भाई शेरको से भी बढ़ गया। अय्यूब का बड़ा लड़का तोरान शाह दमश्क का कोतवाल मुकर्रर कर दिया गया था। कई साल बाद नूरुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन अय्यूब के दूसरे बेटे यूसुफ की सलाहियतों का अंदाजा लगाते हुए ये ओहदा से सौंप दिया था। कोतवाले शहर की कुर्सी पर बैठते हुए उसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। अरकला नामी एक शायर इसका दोस्त था। इसके कोतवाल बनने पर इसने जो अशार कहे थे, मैं उनका तर्जमा आपको बता देता हूँ। शाम के चोरों, गुनाहों से तौबा कर लो, सजा और बेड़ियां तुम्हारे गुनाहों का कुफारा बन जाएंगी। अगर तुम्हारे ख्याल में शर फसाद ही से तुम्हारी इस्लाह हो सकती है तो अब मोहतरम सलाहुद्दीन तुम्हारे फसाद का बदला देने आ गए हैं। इसके अलावा इसने ये अशार भी कहे थे कि शाम के चोरों बाज आ जाओ, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ। तुम पैगम्बर के इस हम नाम यूसुफ से बच कर रहना जो अकल और हुस्न का मालिक है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो औरतों के हाथ कटा करते थे, ये मर्दों के हाथ काटा करता है। सलाहुद्दीन ने कुछ मुद्दत बाद खुश इसलूबी से कोतवाली और दीवान मरकजी दफ्तर के फ़राइज़ अंजाम दिए, मगर फिर दीवान के मुंतज़िम अबू सालम हम्माम से इसका किसी मसले पर इख्तलाफ हो गया। सलाहुद्दीन ने इस कज़िये से बददिल होकर दमश्क छोड़ दिया और नूरुद्दीन जंगी के पास हलब चला गया। जंगी ने अबू सालम को कसूरवार ठहराया और उसकी दाढ़ी मुंडवा कर पूरे दमश्क में गश्त करवाया, जबकि सलाहुद्दीन को मुस्तकिल तौर पर अपने दरबार से वाबस्ता करके ख्वास में जगह दी। मुअर्रिख इब्ने अबी तैर कहता है कि नूरुद्दीन सफर हजर हर मौके पर सलाहुद्दीन को साथ रखा करता था। सलाहुद्दीन की जिंदगी का एक यादगार वाकया 552 हिजरी के मुताबिक 1157 ईस्वी में शाम के शहर हम्मात में पेश आया था। वो और नूरुद्दीन जंगी गुलाम उबैद जो हम्मात में इस्तेमाल की नकलो हमल पर मामूर था, किसी अहम जिम्मेदारी के सिलसिले में वहां ठहरे हुए थे कि जबरदस्त जलजिला आया जिससे पूरा हम्मात शहर तबाह हो गया। ताहम वो मकान जिसमें सलाहुद्दीन और उबैद थे बिल्कुल महफूज रहा। जाहिर है इस वक्त कौन तसव्वुर कर सकता था कि खुद कुदरत खुदाबंदी ने सलाहुद्दीन को किस अजीम काम के लिए बचा कर रखना तय किया हुआ है। ताहम सलाहुद्दीन के मदा ख्वां शायर अरकला ने इस बारे में जरूर ये कहा था, जिसका तर्जुमा है कि महफिल के सदर सलाहुद्दीन से कहो कि गुलाम को उसके
سامان سمیت ہر جگہ پہنچا دو جہاں جانے کا اس سے ارمان ہو، کیونکہ جب تم نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھایا تو اللہ نے تمہیں زلزلے سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد موصل کے کسی شخص نے مقامی بزرگ شیخ عمر ملا کو کہا، رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک اجنبی سرزمین خنزیروں سے بری ہے، ایک شمشیر زن نے مارتا کاٹتا چلا جا رہا ہے، لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا مہدی؟ جواب ملا یہ یوسف ہے۔ علماء نے تعبیر دی کہ انقریب یوسف نامی کوئی شخصیت نصرانیوں کو قلعہ کما کر دے گی۔ عام خیال تھا کہ خواب کا یہ اشارہ کسی عباسی خلیفہ کا ہے جو اسی سال مسند خلافت پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سعادت حلب کے 24 سالہ یوسف کے نصیب میں لکھی ہے جو ابھی ایک عام سرکاری افسر ہے۔ زنگی کو چوگان کا بے حد شوق تھا، وہ جہاد کی نیت سے یہ کھیل باقاعدگی سے کھیلتا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتا۔ بعض اوقات رات کو شمعوں کی روشنی میں بھی چوگان کا مقابلہ منعقد کیا جاتا۔ صلاح الدین اور اس کا باپ نجم الدین دونوں اس کھیل کے ماہر تھے، اس لیے زنگی کے ہاں قدرتی طور پر ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ زنگی کے ساتھ صلاح الدین کی زندگی کے 11-12 سال ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئے۔ اس مرد انسان شناس نے صلاح الدین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر 563 ہجری کے مطابق 1167 عیسوی میں اسے حلب اور کفرتاب میں جاگیریں بھی عطا کر دیں۔ یہی سال تھا جب زنگی اور صلاح الدین دونوں چوگان کھیل رہے تھے کہ صلاح الدین کا گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ کاتب عماد اصفہانی نے اس موقع پر صلاح الدین کے لیے چند تعزیتی اشعار بھی کہے تھے۔